हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 सिविक्स के बुक का चैप्टर 8 अ शर्ट इन अ मार्केट। मतलब एक जो शर्ट है आप तक कैसे पहुंचती है, किस तरीके का उसमें प्रोसेस होता है, वो हम देखेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे एक शर्ट की कहानी, किस तरीके से जो कॉटन है, जो रुई है, वो बनती है और कैसे वो रुई से वो एक शर्ट बन जाती है। पूरी चेन देखेंगे कि मार्केट में किस तरीके से जो कॉटन बनाते हैं टू द बायर, मतलब आप लोगों तक का, आप लोगों को, मतलब जैसे कि आप कह सकते हैं कि दुकानों तक या फिर सुपरमार्केट्स तक वो शर्ट किस तरीके से पहुंचती है। बाइंग का मतलब होता है खरीदना, सेलिंग का मतलब होता है बेचना। बाइंग, सेलिंग, ये पूरी की पूरी एक चेन होती है कि भाई पहले किसान ने कॉटन उगाई, फिर उसको वीवर ने मतलब उसको धागे को कपड़ा में कन्वर्ट किया, फिर कपड़े से, मतलब पूरा प्रोसेस हम इसमें देखेंगे। और इससे किसका बेनिफिट होता है, किसको लॉस होता है, क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें भी हम इसमें चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। तो अ कॉटन फार्मर इन कुरनूल। तो कुरनूल जो कि है एक आंध्र प्रदेश में एक जगह है। तो सपना एक छोटी फार्मर है कुरनूल में, आंध्र प्रदेश में। वो कॉटन ग्रो करती है अपने पीस ऑफ लैंड, मतलब उसकी जो ज़मीन है उस पर वो कॉटन उगाती है। जो बॉल्स, देखिए कॉटन जो होता है ना वो छोटी छोटी बॉल्स की फॉर्म में होता है, इसलिए हम उन्हें कॉटन बॉल्स कहते हैं। तो बॉल्स ऑफ कॉटन प्लांट जब वो पक जाते हैं एंड सम हैव ऑलरेडी बर्स्ट, तो उसके जो प्लांट, उसके जो खेत है उसमें जो कॉटन की फसल है वो कुछ तो जो है फूल करके मतलब राइप हो गए हैं, पक गए हैं, और कुछ बचे हुए हैं। तो सपना जो है बिजी है पिक करने में कॉटन को, मतलब कॉटन का जो पौधा होता है उसमें से कॉटन निकालने में सपना काफ़ी बिजी है। द बॉल्स विच कैरी द कॉटन इन दैम डू नॉट बर्स्ट ओपन ऑल एट वंस। तो मतलब सारी के सारी जो कॉटन बॉल्स होती हैं वो एक साथ ही नहीं फूल जाती हैं, एक साथ ही नहीं निकल आती हैं। इसलिए हार्वेस्ट करने में, जो उसको बाहर निकालने में पेड़ में से थोड़ा सा टाइम लगता है, कई दिन लग जाते हैं। देखिए ये वाली जो फिगर है ना येलो में, इस तरीके की दिखती है कॉटन बॉल। तो जैसे कलेक्ट कर लेते हैं सारे के सारे वो अपनी फसल जो उनके खेत में से, तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट इन अ कुरनूल कॉटन मार्केट, तो कॉटन मार्केट में सपना नहीं उसको बेचने जाती है, सपना और उसका हस्बैंड जाते हैं एक लोकल ट्रेडर पे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सीज़न बिगिन हुआ था ना, सीज़न जब स्टार्ट हुआ था कॉटन को उगाने का, सपना ने उधार लिया था। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। सपना ने 2500 रुपीज़ एक ट्रेडर से, व्यापारी से, जो वहाँ का व्यापारी था उनके गाँव का, उससे उधार लिया था काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पर। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, देखिए जैसे कि मान लीजिए आपने किसी से उधार लिया, सपोज करिए आपने किसी से 100 रुपये उधार लिए। अगर उस पर 10% इंटरेस्ट रेट होगा ना, तो आप उसको जब इंसान को वापस करेंगे, जैसे कि हर महीने 10% है, तो हर महीने आपके 100 रुपये पे 10 रुपये एक्स्ट्रा लग जा रहे हैं। अगर आपने 6 महीने के बाद किसी पर्सन को पैसे वापस करें तो आप 160 रुपये करेंगे, 160 रुपीज़ करेंगे। तो ये चीज़ इंटरेस्ट रेट होती है मैथ्स में, मैथ की चीज़ है, वैसे मैं थोड़ा सा बता दिया। तो सपना ने बोरो किए थे, उधार लिए थे पैसे 2500 रुपीज़। अब क्योंकि उसको क्या क्या खरीदना था, उसको बीज खरीदने थे कॉटन के, फर्टिलाइजर जिससे कि उसकी कॉटन की फसल अच्छी हो, पेस्टिसाइड जैसे कीड़ों को मार सके, तो ये सारी की सारी चीज़ें उसको अपनी फसल उगाने के लिए चाहिए थी। तो उसने उधार लिया था लोकल ट्रेडर से। अब लोकल ट्रेडर से उसने उधार लिया था, तो सपना ने इस बात पे एग्री करना पड़ा था सपना को कि जो अपनी फसल होगी वो उसी ट्रेडर को बेचेगी, और इस वजह से वो अब मार्केट में नहीं जा सकती है और उसी व्यापारी को, सपना को, अपनी फसल बेचनी पड़ेगी। कल्टीवेशन जो है, जब आप कॉटन उगाते हैं तो उसमें काफ़ी सारे इनपुट्स आपको डालने पड़ते हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें डालनी पड़ती है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, एंड द फार्मर्स हैव टू इनकर हैवी एक्सपेंसेस। मतलब फर्टिलाइजर, सीड, पेस्टिसाइड, इन सब में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। अब ये सारा का सारा खर्चा तो किसान को करना पड़ता है, बट किसान के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, इसलिए जो छोटे किसान होते हैं उनको उधार लेना पड़ता है। अब ट्रेडर का जो यार्ड है उसमें क्या है, जो यार्ड मतलब एक तरह से आप आंगन कह सकते हैं, तो वहाँ पर जो दो लोग हैं कॉटन के बैग्स को तोल रहे हैं। उसका प्राइस है 1500 पर कुंटल, मतलब एक कुंटल जो कॉटन का बैग है उसका जो प्राइस है वो 1500 है। और कॉटन फैचे 6000, जो सपना की कॉटन है वो उसको उसके 6000 रुपीज़ मिले। अब ट्रेडर ने डिडक्ट कर लिए क्योंकि सपना ने 2500 का उधार लिया था, अब इंटरेस्ट लगा करके वो पैसा हो चुका है 3000। अब 3000 सपना को ट्रेडर को देने हैं। तो ट्रेडर ने जब सपना की कॉटन खरीदी तो सपना को 6000 रुपये ट्रेडर को देने थे, बट सपना ने 2500 का उधार ले रखा था, जिसपे 500 रुपये का इंटरेस्ट भी लग गया था। तो 3000 अब ट्रेडर ने अपने काट लिए और 3000 सपना को दे दिए, क्योंकि उसकी कॉटन के तो 6000 बनते थे सपना की। अब 3000 का उधार था। ये देखिए मैथ्स आप फिलहाल ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा उसको पैसा सपना को ट्रेडर को मतलब बहुत ही सस्ते में सपना को अपनी फसल बेचनी पड़ी थी, उधार भी अपना चुकाना पड़ा था। तो सपना देखती है कि सिर्फ 3000 रुपये, वो ट्रेडर कहता है कि कॉटन जो है आजकल सस्ती बिक रही है, आप
क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कॉटन है। सपना कहती है कि उसने टॉयल किया है, मतलब बहुत ही मेहनत की है 4 महीने तक इस कॉटन को उगाने के लिए। 4 महीने कॉटन उगाने के बाद उसको कितने पैसे मिले? सिर्फ 3000 रुपये। अब वो कहती है कि देखो मेरी कॉटन कितनी क्लीन है, कितनी फ़ाइन है, इसलिए मेरे को लगता है कि थोड़ा बेटर प्राइस मिलना चाहिए मेरे को। बट ट्रेडर कहता है अम्मा ये जो है मैं आपको बहुत अच्छा प्राइस दे रहा हूँ, दूसरे ट्रेडर्स तो इतना भी नहीं दे रहे हैं। आप कुरनूल की मार्केट में जा करके चेक कर सकते हैं अगर आपको बिलीव ना हो। फिर सपना कहती है कि अच्छा ठीक है भाई, आप गुस्सा मत हो, मैं कैसे आपको डाउट कर सकती हूँ, कैसे आप पे शक कर सकती हूँ। मैं तो बस ये सोच रही थी कि मैंने जो इतने महीनों तक मेहनत की है उसका मुझे थोड़ा अच्छा दाम मिल जाता। सपना को ये पता था उसकी फसल इस ट्रेडर ने देखिए कितने रुपए में ली है? 1500 रुपये में। जबकि सपना को पता है कि कुरनूल के मार्केट में 1 कुंटल का जो पैसा है वो 1800 है, तो 300 रुपये कम दे रहा था ट्रेडर उसे 1 कुंटल पे। बट फिर भी उसने आगे आर्ग्यू नहीं किया, क्योंकि ट्रेडर जो है काफ़ी ताकतवर इंसान है गांव का, और उसको काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता है इस ट्रेडर पर लोन लेने के लिए। क्योंकि कई बार जब एक्सीजेंसीज आ जाती हैं, मतलब कोई मुश्किल की घड़ी या फिर एकदम से ज़रूरत पड़ जाती है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी होती है, घर में कोई बीमार हो जाता है, और साल के कुछ महीनों में जब उसे कोई काम नहीं मिलता है तो वो इसी ट्रेडर से उधार लेते हैं। इसलिए जो है कई बार उनको सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए, अपना घर का काम काज चलाने के लिए उधार लेना पड़ता है, इसलिए उस ट्रेडर से ये लोग बहस नहीं कर सकते थे। सपना जो है कॉटन कल्टीवेशन करके थोड़ा बहुत ही कमा पाती है। जो डेली वेज अर्नर्स होते हैं ना, जो मजदूर होते हैं, उनसे थोड़ा बहुत ही ज़्यादा सपना कमा पाती है खेती करके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 सिविक्स के बुक का चैप्टर 8 और शॉर्ट इन द मार्केट का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग का गलती से वीडियो बंद हो गई थी तो कट शॉर्ट हो गया था। तो अब हम लोग स्वप्ना वाली जो स्टोरी है वो देख ली थी। अब हम देख लेते हैं द क्लोथ मार्केट ऑफ इरोड। तो इरोड जो है वो बाई वीकली क्लोथ मार्केट है, मतलब हफ्ते में 2 बार लगता है, और ये जो जगह है ये है तमिलनाडु में। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है क्लोथ्स का पूरी दुनिया में, मतलब बहुत ही बड़ा मार्केट है ये। काफ़ी सारे यहाँ पे कपड़े आपको मिल जाते हैं, इस मार्केट में बेचे जाते हैं। क्लोथ जो कि वीवर्स, बुनकर जो होते हैं गाँव के, वो भी यहाँ पर लेकर के आते हैं जो उन्होंने कपड़ा बनाया होता है बेचने के लिए। इस मार्केट के अराउंड ऑफिसेस हैं मर्चेंट के। जो मर्चेंट्स होते हैं ना, व्यापारी, उनके काफ़ी सारे ऑफिसेस हैं ताकि वो यहाँ से कपड़े खरीद सके। दूसरे ट्रेडर्स जो कि साउथ इंडिया के अलग अलग शहरों से यहाँ पर इरोड के मार्केट में आते हैं कपड़े को खरीदने के लिए। तो इरोड की ये शॉप है। और यहाँ पे देखिए ये जो पहला है कि भाई ट्रेडर जो ये किसान है एक तरह से यहाँ पे जाता है, फिर ये मिल्स में बनता है, और फिर यहाँ पर ये वीविंग इसकी कपड़े की पूरी होती है। तो ये मर्चेंट की शॉप है बाज़ार में, जो कि ट्रेडर्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ले रहा है और अपना काम वाम करता है। फिर उसके बाद वीवर्स जो कि विलेज के हैं, यहाँ पे फिगर 2 में हम लोग को देखने को मिलता है कि वो लूम में किस तरीके से बना रहे हैं। और फिर फिगर 3 जो है इसमें हमें देखने को मिलता है कि ट्रेडर्स देन ब्रिंग बैक द फिनिश क्लोथ टू द ट्रेडर्स, दे कैन बी सी, मतलब जो कपड़ा बन जाता है लूम में, मतलब गांव वाले जो लोग होते हैं पहले, वो जैसे कि खेती हुई, फिर उसके बाद उसको धागा बनाया, धागे से फिर उसको बुना धागे को, फिर वो कपड़ा बेचने के लिए दुकान में ले आते हैं। ये पूरा हमें प्रोसेस दिखा रखा है। ये आता है पुटिंग आउट सिस्टम, वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लोथ्स एट होम। तो वीवर्स जो हैं घर में अपना कपड़ा बना रहे हैं। मर्चेंट जो हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, व्यापारी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं काम को वीवर्स में, कि भाई किस तरीके से उनको ऑर्डर रिसीव करना है, उस हिसाब से वो जो बुनकर होते हैं व्यापारी, उनमें अपना काम बांट देते हैं। वीवर्स को धागा देते हैं मर्चेंट, और भाई उनको कपड़ा भी सप्लाई करते हैं। वीवर्स क्या करते हैं, वीवर्स को मतलब जो धागा मिल जाता है, और उससे क्या फ़ायदा होता है, 2 तरीके के फ़ायदे होते हैं। वीवर्स को अपना पैसा खर्च नहीं करना पड़ता ताकि वो उन्हें धागा वगैरह खरीदना पड़े। ऑल्सो उनको फिर अब उन्होंने कपड़ा बना दिया कि वो कहाँ बेचेंगे जा करके, वो भी दिक्कत नहीं होती। तो जो बुनकर होते हैं उनकी 2 दिक्कतें सॉल्व हो गई, उनको धागा मिल रहा है और वही मर्चेंट उनसे कपड़ा खरीद करके लेके जा रहा है जब वो उसको बुन दे रहे हैं। तो वीवर्स को पता होता है कि वो कितना उन्हें कपड़ा बुनना है और उतना ही वो अपना बुन के बेच देते हैं। मगर क्या होता है इससे कि मर्चेंट्स जो व्यापारी, उनको धागा दे करके जा रहा है और उनसे कपड़ा खरीद के भी जा रहा है। चलो किसान की ये सरदर्दी तो खत्म हो गई कि धागा नहीं खरीदना, कपड़ा हमारा आराम से बिक जाएगा। बट वो मर्चेंट पे, उस व्यापारी पे डिपेंड हो जाते हैं जो कि उनसे कपड़ा खरीद रहा होता है, क्योंकि सारा का सारा रॉ मटेरियल्स और किस बाज़ार में बेचेगा वो सारी पावर मर्चेंट के पास होती है। इससे मर्चेंट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और अपनी मर्ज़ी के ही दाम वो फिर किसान को या वीवर को, जो बुनकर होता है, उसको देता है, और ऑर्डर्स भी अपने हिसाब से लेता है, और ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादा लो प्राइस पे वो कपड़ा खरीद लेता है वीवर से। वीवर होता है बुनकर जो कि कपड़े को धागे से, क्योंकि कपड़ा क्या होता है ना, धागे के फॉर्म में होता है, धागे धागे मिल करके कपड़ा बनता है। तो वीवर के पास कोई भी वे नहीं है कि मतलब ये जानने का कि भाई कपड़ा वो जो एक्चुअली
बेच रहे हैं, वो आगे जा कर के मर्चेंट कितने दाम पे उसको बेचता है, और मर्चेंट जो है कपड़े को गवर्नमेंट की फैक्ट्री में जा कर के बेचता है, और जिस दाम पे जो वो वीवर्स से मर्चेंट खरीद रहा है ना, उससे कई गुना दाम पे ज़्यादा पे उस कपड़े को वो फैक्ट्री में बेच देता है। तो देखिए 3 लोग हैं बेसिकली, एक तो है मर्चेंट व्यापारी, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, ठीक है, व्यापारी बोलते हैं ना। फिर है वीवर, वीवर होता है बुनकर, जो कि एक बेसिकली एक छोटा सा मतलब गाँव में होता है ज़्यादातर, वो अपना काम मतलब कर लेते हैं, धागा होता है, धागे को जोड़ करके कपड़ा बनाने का काम वीवर करते हैं। अब ये जो धागा है ना, ये मर्चेंट वीवर को प्रोवाइड करता है, और जो ये बता देता है कि कितना कपड़ा बुनना है, और फिर वीवर से दोबारा से खरीद लेता है। अब मर्चेंट ने कपड़ा खरीद लिया, अब ये फैक्ट्री में जा करके इसको बेच देता है, बट मर्चेंट वीवर को पैसा बड़ा कम देता है। अब वीवर्स जो हैं अपनी जितनी भी सेविंग होती है, या फिर जो भी उन्होंने उधार वगैरह लेकर के कुछ पैसा लगा देते हैं बाय करने में लूम्स। तो ये जो बुनकर कपड़ा बुनते हैं, पहले तो क्या होता था, चरखा होता था भाई, अब तो खैर वो सब नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है उसमें। अब क्या होते हैं, लूम्स होते हैं, बड़े बड़े मशीन होते हैं जिसमें धागे से वो कपड़ा बना लेते हैं। अब वो लगभग एक लूम 20,000 का आता है। अब वो छोटे वीवर्स होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, तो वो उधार वगैरह लेते हैं। अगर वो 2 उनके पास लूम हो तो उनको 40,000 रुपये चाहिए, या तो वो लोन लेते हैं, और उनकी फैमिली के जो वीवर होता है ना, जो बुनकर होता है, उनको 12-12 घंटे दिन में काम करना पड़ता है, और 12 घंटे काम करने के बाद दिन के रोज़ पूरी फैमिली लगी रहती है। उनको महीने के कितने कमा पाते हैं, वो 3,500 कमा पाते हैं। ये अरेंजमेंट जो होता है ना मर्चेंट का और वीवर का, ये एग्जाम्पल होता है पुटिंग आउट सिस्टम का। पुटिंग आउट सिस्टम मतलब मर्चेंट ने भाई काम बता दिया वीवर को कि ये काम करना है, और वीवर ने काम करके मर्चेंट को दे दिया, तो ये होता है पुटिंग आउट सिस्टम। इससे मर्चेंट रॉ मटेरियल मतलब धागा सप्लाई कर रहा है, और जो धागे से कपड़ा बन जा रहा है फिर उसको वापस ले जा रहा है। और इस तरीके का काम जो है वीविंग इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है, बट इससे वीवर को बड़ा मतलब नुकसान टाइप ही समझ लीजिए, सिर्फ 3,500 रुपये वो महीने के कमा। अब आता है वीवर्स कोऑपरेटिव। हम लोगों ने देखा कि वीवर्स को काफ़ी कम पैसे मिलते हैं, तो क्योंकि मर्चेंट उनसे कपड़ा ले जाते हैं और पैसे काफ़ी ज़्यादा कम देते हैं, और वीवर्स भी मर्चेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होते हैं। वीवर्स है बुनकर जो कि धागे से कपड़ा बनाते हैं, और मर्चेंट है व्यापारी। तो जो वीवर्स की कॉर्पोरेशन अगर बन जाए, देखिए कॉर्पोरेशन का, देखिए कॉर्पोरेट शब्द है, कॉर्पोरेट शब्द का मतलब होता है साथ करके लोग साथ मिल करके काम अच्छे से कर पाएँ, उसका मतलब होता है कॉर्पोरेशन। तो अगर वीवर्स अपनी कॉर्पोरेटिव बना लें और मर्चेंट्स पे डिपेंड ना रहें, और खुद ही जाकर के फैक्ट्रीज़ में कपड़ा बेचें, तो उनको कितना फ़ायदा होगा, है ना। तो क्योंकि मर्चेंट्स थोड़े मिडलमैन टाइप के होते हैं, और मतलब बिचौलिए होते हैं ना, तो वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं। अगर वीवर खूब सारे वीवर्स इकट्ठे हो जाएं, फिर फैक्ट्री से खुद ही कॉन्ट्रैक्ट ले लें, तो उनको कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यही होती है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव में काफ़ी सारे लोग मिलकर के साथ में आते हैं और फिर अपना कोई बिजनेस चलाते हैं। उनका क्योंकि कॉमन इंटरेस्ट होता है, साथ में काम करते हैं, और सबका बेनिफिट इससे होता है, सबका फ़ायदा होता है। वीवर्स कोऑपरेटिव्स जो हैं, वीवर्स जो है ग्रुप फॉर्म करेंगे, उसमें हमने आपको मतलब अभी मैंने बता दिया आपको। तो मर्चेंट जो है बीच में ज़्यादा पैसा खा जाते हैं, वो फिर नहीं हो पाएगा। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट हेल्प करती है कोऑपरेटिव्स की, ताकि वो कपड़ा खरीद पाएँ, मतलब कपड़ा बेच में अपना रीज़नेबल प्राइस पे। जैसे कि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो फ्री में यूनिफॉर्म बांटती है, तो ये क्या करते हैं, वीवर्स की जो कॉर्पोरेशन है तमिलनाडु में, उनसे कपड़ा खरीद लेते हैं, और अपना उनको सही तरीके से फिर पैसे भी वीवर्स को डायरेक्टली मिल जाते हैं। तो पावर लूम्स कॉपरेटिव्स हैं, उनसे डायरेक्टली कपड़ा खरीद लेते हैं। तो ये एक कोऑप्टेक्स का एग्जाम्पल है कि भाई वीवर ने कॉर्पोरेशन बना ली, और वो डायरेक्टली जिसको कपड़ा खरीदना है उसको जा करके बेच देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वुमेन वर्कर्स सुइंग बटन्स इन अ गारमेंट फैक्ट्री। गारमेंट फैक्ट्री में वुमेन वर्कर्स बटन सिल रही हैं। अब गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री इन नियर दिल्ली, तो दिल्ली के पास एक गारमेंट को एक्सपोर्ट करने की, देखिए एक्सपोर्ट करने का मतलब होता है विदेश में सामान भेजना। तो विदेश को सामान भेजने वाली एक गारमेंट्स की फैक्ट्री है। तो इरोड मर्चेंट सप्लाईज, जो इरोड मर्चेंट है वो अपनी कॉटन को सप्लाई कर देते हैं अलग अलग पार्ट्स में, और फैक्ट्री जो है दिल्ली के पास, वहाँ पर भी इनका जो है सप्लाई आता है। जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है ना, वो इस क्लोथ का इस्तेमाल करती है, जो इरोड से कपड़ा आता है उसको शर्ट्स बनाने में। अब शर्ट जो है वो फॉरेन में, विदेशों में जाती हैं। अब जो फॉरेन बायर्स होते हैं, अमंग द फॉरेन बायर्स आर बिजनेस पर्सन फ्रॉम द यूएस एंड यूरोप हु रन अ चेन ऑफ स्टोर्स। तो यूएस से, यूरोप से जो है कपड़ा खरीदने के लिए इंडिया से जाता है कपड़ा, और वहाँ पे यूएस में, यूरोप में वो चेन्स ऑफ स्टोर्स, मतलब बहुत सारे स्टोर्स की चेन है, बहुत सारे स्टोर्स वहाँ पे चलाते हैं, और यहीं से कपड़ा जाता है। काफ़ी सारे लार्ज स्टोर्स है, वो बड़े मतलब बिजनेस करते हैं, और अपने ही टर्म्स पे करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, तो वो अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी का कपड़ा खरीदते हैं, अपनी मर्ज़ी का पैसा देते हैं। और उनकी डिमांड ये होती है कि सस्ते से सस्ता कपड़ा उनको सप्लायर से मिल जाए, और फिर वो आगे जा कर के बहुत ही
ही महंगा उसको बेच देते हैं। इन एडिशन काफ़ी ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स भी होते हैं क्वालिटी के, और टाइमली डिलीवरी भी करनी होती है, मतलब क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, टाइम पर डिलीवरी भी होनी चाहिए, बट पैसे वो लोग काफ़ी कम पे करते हैं। कोई भी डिफेक्ट होता है अगर कपड़े में या चीज़ में तो फिर उसको वो वापस कर देते हैं। तो एक्सपोर्टर जो है वो ट्राई करता है अपनी बेस्ट कंडीशन, मतलब जो हम लोग हैं जैसे कि इंडिया के जो वो हैं बिजनेस पर्सन, वो ट्राई करते हैं वो अच्छे से अच्छा कपड़ा जो है इन लोगों को बेचे, और सस्ते से सस्ते दाम पर भी, जो कि वो लोग मतलब इंडिया के जो हैं बिजनेस पर्सन वो तो महंगे से महंगा बेचना चाहते हैं, बट सामने वाले जो लोग हैं जो यूएस में और यूरोप में बिजनेस चला रहे हैं वो चाहते हैं कि हम सस्ते से सस्ता कपड़ा जो है खरीदे, यहाँ के महंगा बेचना चाहते हैं। तो एक मतलब आप खुद ही समझ लीजिए सब लोग अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं। तो जो यूएस और जो यूके अलग अलग देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके पास ज़्यादा पावरफुल हैं, तो इनकी ज़्यादा चलती है। और इंडिया के जो बिज़नेस वाले हैं, सपोज़ करिए कि वो 300 रुपये का कपड़ा इन लोगों को बेचते हैं, और ये जो 300 रुपये का कपड़ा इंडिया से ख़रीदते हैं ना, ये यूएस यूके में जाके 1800 रुपये तक का वो कपड़ा बेचते हैं। अब ये चाहते हैं कि सस्ते से सस्ता और अच्छे से अच्छा कपड़ा इनको मिल जाए, और ऐसा ही इनको मिल जाता है, इसलिए इंडिया से खूब कपड़ा खरीदते हैं और बहुत हाई प्रॉफिट्स पे जा करके बेचते हैं। तो सोचिए जो इंसान वीवर है, जो किसान है, वो कितना ज़्यादा कम कमाता है, और बाद में जो ये फैक्ट्री वाले होते हैं जो विदेशों में कपड़ा बेचते हैं, ये कितना ज़्यादा कमाते हैं। तो यही बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जो वर्कर्स होते हैं फैक्ट्री के, जैसे कि 70 वर्कर्स हैं, उसमें ज़्यादातर विमेन हैं और उनको टेम्परेरी बेसिस पे एम्प्लॉय किया जाता है। अब वो टेम्परेरी वर्कर्स होती हैं, वो उनको छुट्टी भी, मतलब आप समझ लीजिए कि उनको बहुत ही कम सैलरी मिलती है, कभी भी उनको नौकरी से निकाला जा सकता है और हमेशा उनको काम नहीं मिलता। और लगभग जो टेलर्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है 3000 रुपये महीना, और वुमेंस को थ्रेड काटने के लिए, बटन लगाने के लिए, प्रेस करने के लिए, पैकेज करने के लिए रखा जाता है, और बहुत ही कम इनको पैसे दिए जाते हैं। तो जो वर्कर्स होते हैं उनको बहुत कम पैसे मिलते हैं, और जो ये बड़ी बड़ी कंपनी वाले होते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इस चीज़ों से कमाते हैं। अब शर्ट इन यूएस तो वही है कि $26 की, या फिर आप कह सकते हैं कि 1800 रुपये की शर्ट वहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पे आपको एक मैथ्स करने को बोली गई है कि भाई वो इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसमें से वो 400 रुपये एड्स देने में लगा रहे हैं, 200 रुपये स्टोर करने में और 300 रुपये परचेज़ करने में। मतलब 300 रुपये का उन्होंने इंडिया से कपड़ा खरीदा, 200 रुपये का उन्होंने क्या करा, अपना स्टोरेज में पैसा लग गया उनका, 400 रुपये उन्होंने एड्स में लगा दिया। आपको क्या लगता है जो ऐड आ रहे हैं इतने महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि भाई उन्होंने पैसा लगाया होता है उन एड्स पे, और वो पैसा आपसे ही लिया जाता है। तो 300 ये हो गया, 400, 500, 600, 700, तो 700, 800, 900, तो 900 तो उन्होंने अपना खर्चा लगा दिया, और 900 रुपये का ही वो प्रॉफिट कमा लेते हैं। और हमारे वीवर्स कितने महीने का 3000 कमा पाते हैं, और ये लोग एक एक शर्ट पे 900 रुपये कमा लेते हैं। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं ये लोग बड़ी बड़ी कंपनियां कितना कमाती हैं, और हमारे देश के लोग जो काम करके दे रहे हैं वो कितना कम कमा पाते हैं। अब हुआ आर द गेनर्स इन द मार्केट, तो भैया देखिए हम लोगों ने देख ही लिया है कि जो मार्केट की चेन होती है उसमें जो प्रोड्यूसर जो कि कॉटन उगा रहा है वो बहुत कम कमाता है, और जो सुपर मार्केट्स होते हैं जिनके वो काफ़ी ज़्यादा कमाते हैं। बाइंग एंड सेलिंग जो है वो एक काफ़ी सारे चेन में चलती है। तो रिकॉल करें अगर हम लोग कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है खरीदने में और बेचने में, और किसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट जो है वो तो जो बेसिकली इसमें बार एक ही चीज़ रिपीट करी गई है, मैंने आपको बता ही दिया है, जो बड़े बड़े बिजनेस पर्सन्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा कमाते हैं। अब मार्केट एंड इक्वालिटी, तो जो फॉरेन बिजनेस पर्सन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो गारमेंट एक्सपोर्टर है, मेड ओनली मॉडरेट प्रॉफिट। जो गारमेंट को एक्सपोर्ट करा है हमारे देश का जो बिजनेस पर्सन है, इनको बेच रहा है बाहर वालों को, ये बहुत ही कम हमारे देश वाले तो प्रॉफिट कमा पाते हैं। जो बाहर एक्सपोर्टर्स हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनियाँ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं, और जो वर्कर्स हैं भाई वो तो बहुत ही मुश्किल से ही अपना जीवन यापन कर पाते हैं। और जो फार्मर हैं वो भी बहुत कमा पाते हैं, बहुत ही कम कमा पाते हैं, जबकि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो ये जो मार्केट है ना, ये फेयर प्राइस का तो बिल्कुल भी नहीं है। मर्चेंट या फिर ट्रेडर्स जो है वो थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, फार्मर्स जो है, फार्मर्स हो गए, जो वर्कर्स हो गए, ये लोग बहुत ही कम कमाते हैं। फिर इनसे ज़्यादा कमाते हैं मर्चेंट्स जो होते हैं, व्यापारी। फिर इससे ज़्यादा जो फैक्ट्री वाला होता है वो कमाता है, और सबसे ज़्यादा ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ वाले होते हैं ना, बिजनेसमैन, बिग मर्चेंट्स, ये बहुत ज़्यादा कमाते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि कांता सपना कितना ज़्यादा कम कमाती हैं, क्योंकि अपने घर के खर्चे भी नहीं वो चला पाते। तो भाई डेमोक्रेसी होनी चाहिए हमारे मार्केट में, मतलब कि भाई
मेहनत तो सभी कर रहे हैं तो सभी बराबर कमाएं तो ऐसा, बट हमारे देश में या फिर पूरी दुनिया में इनफैक्ट ये सब नहीं हो रहा है। जो बड़े बड़े बिजनेस पर्सन होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और सस्ते दामों पे चीज़ें खरीद पाते हैं। और ऑन द अदर हैंड जो है मार्केट ऑफर करता है लोगों को अपॉर्चुनिटीज़। देखिए ये सब तो हमने देख लिया कि किस तरीके से कौन कितना कमा रहा है और किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, बट एक ये भी है कि मार्केट ऑफर करता है लोगों को कि लोग भाई चीज़ें अपनी बेच पाते हैं और ख़रीद पाते हैं, या फिर कोई प्रोड्यूस कर रहा है, कोई उगा रहा है, कोई उनको ख़रीद रहा है, फिर बेच रहे हैं, है ना। तो एक प्रोसेस पूरा का पूरा मार्केट में चलता है। फार्मर जो है जो कि कॉटन उगा रहा है, फिर वीवर जो है वो कपड़ा बना रहा है। ऑन द अदर हैंड जो रिच और पावरफुल होते हैं लोग, ये देखिए गारमेंट की वो है मॉल्स वगैरह में, वो जो बड़े बड़े मर्चेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्केट से कमा पाते हैं। और दीज आर द पीपल हु हैव मनी, और उनके पास फैक्ट्रीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, बड़ी बड़ी होल्डिंग्स वगैरह होती है, बड़े बिजनेस होते हैं, बहुत ज़्यादा कमा पाते हैं। पुअर जो है वो रिच पर डिपेंड होते हैं कि भाई वो उनका सामान को आके ख़रीद लें और बहुत सस्ते दामों पर वो ख़रीद के ले जाते हैं। लोन्स पे भी डिपेंड होते हैं, जैसे कि सपना अपने जो मर्चेंट है, ट्रेडर उसका था, उससे वो लोन भी लेती है, कर्जा भी लेती है, रॉ मटेरियल लेती है। और जो वर्कर्स होते हैं वो अपने गारमेंट फैक्ट्री वाले ओनर्स पे डिपेंड करते हैं कि उनको काम मिल जाए। बिकॉज ऑफ इस डिपेंडेंस की वजह से जो पुअर है ना वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं मार्केट में, मतलब पुअर्स के साथ काफ़ी ख़राब बर्ताव होता है। क्योंकि क्या है ना, हमारे देश में लेबर बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा काम करने के लिए, तो इसलिए सस्ते दामों पर उनसे काम करवा लिया जाता है। इनसे इन सब चीज़ों को, ये जो वर्कर्स के साथ, फार्मर्स के साथ ये जो बुरा हो रहा है, उनको इतने ज़्यादा कम दामों पर काम करवा लिया जाता है, ये हो मतलब ठीक किया जा सकता है कोऑपरेटिव्स की हेल्प से। क्योंकि सब लोग जब सारे वर्कर्स, सारे के सारे फार्मर्स इकट्ठे होकर के आ जाएंगे तो भाई वो अपने टर्म्स पर, अपनी मर्जी से कि भाई हम इतने ही रेट पर सब मिल करके काम करेंगे, इससे कम पे हम काम कोई भी नहीं करेगा। दिक्कत ये होती है ना कि भाई एक इंसान काम नहीं करेगा तो दूसरा आ जाएगा। तो अगर कोऑपरेटिव बन जाए ना कि भाई हम लोग इससे कम दाम पे करेंगे ही नहीं, तो फैक्ट्री ओनर को भी ज़्यादा दाम देना ही पड़ेगा। अब जो लास्ट चैप्टर है इस बुक का, उसमें हम देखेंगे कि तवा मत्स्य संघ ने किस तरीके से एक संगठन बनाया, एक कोऑपरेटिव बनाया और अच्छे से काम वो कर पाए। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 में कहते हैं डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई सबको अच्छे से अच्छी कंडीशन में काम करने का मौका मिले और अच्छा पैसा भी वो कमा पाए अपने काम के लिए। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।